नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पद लेते हैं हम मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृहद अणु। तो देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार अत्यधिक उच्च होता है उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी हाई आणविक द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की? हाई मोलर मास वाले मॉलिक्यूल्स। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास हाई होता है उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल देखें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मानव के रक्त के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी होती है, इन लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर एक लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है यानी एक वृहद अणु होता है। दूसरा उदाहरण देखें हम तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, यह भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक होता है पर्णहरित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दो तरह के होते हैं। ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी वृहद अणु होते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें हम तो विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ये जो विटामिन B12 है ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। और एग्जांपल देखें तो पॉलीथीन, पॉलीथीन ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीस्टाइरीन ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है आदि। यानी इनके अलावा भी और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन है, पर्णहरित है, विटामिन B12 है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार है वो उच्च होता है। अतः इन अणुओं को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पद लेते हैं हम पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। अब देखो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पॉली प्लस मर्स। पॉली का होता है बहुत सारे यानी बहुत अधिक, और मर्स का मतलब होता है भाग यानी बहुत सारे छोटे छोटे भागों का संयोजन को हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो देखो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका निर्माण पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों से होता है। यानी ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो देखो पॉलीमर्स की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी ऐसे वृहद अणु जिनका निर्माण रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स
रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। यानी पॉलीमर्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका निर्माण रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों से होता है। तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वृहद अणु जिनका निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है, ऐसे वृहद अणुओं को हम पॉलीमर्स यानी बहुलक कहते हैं। अब देखो, हम बहुलकों के एग्जाम्पल देखें तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे देखो, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी जिसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, नायलॉन, आदि। इनके अलावा भी और बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। यानी पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है, नायलॉन 6 है। ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है। तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स यानी बहुलक कहते हैं। ठीक, अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करो यहां अपने दिमाग के अंदर। वो बात यह है कि सभी पॉलीमर्स यानी जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर हो यह कतई आवश्यक नहीं है। यानी सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हो यह आवश्यक नहीं है। यानी इसका अर्थ है कि सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हो यह जरूरी नहीं है। बल्कि पॉलीमर्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका निर्माण रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों से होता है। यदि किसी मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में मिलने से नहीं होता है, तो उस मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर नहीं कहेंगे। ठीक, क्योंकि पॉलीमर के लिए शर्त है कि उस मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण है वो अनेक छोटे छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से होना चाहिए, तभी हम उस मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर कहेंगे। तो सारे पॉलीमर्स यानी सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर हो यह जरूरी नहीं है। जैसे देखो,
हीमोग्लोबिन, पर्णहरित और विटामिन बी 12, ये जो तीनों हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं, लेकिन इन तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो निर्माण है वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से नहीं हुआ है, बल्कि इनके अंदर एक पूरी बड़ी यूनिट होती है जिसका अणुभार है वो काफी उच्च होता है, हाई होता है। तो हीमोग्लोबिन, पर्णहरित, विटामिन ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन हम इनको पॉलीमर्स नहीं कहते, अर्थात ये पॉलीमर्स नहीं है। जबकि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल हैं, इनका निर्माण है वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आपस में मिलने से हुआ है। तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये दो पद हो गए। तीसरा पद लेते हैं हम, नंबर 3। नंबर 3 है मोनोमर्स। क्या है? मोनोमर्स। अब देखो मोनोमर्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकलक। ठीक, तो एक बहुलक का निर्माण, एक पॉलीमर का निर्माण जिन रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी जिन संरचनात्मक इकाइयों से होता है, उन पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों को हम मोनोमर्स कहते हैं। यानी एक बहुलक का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों के आपस में मिलने से होता है, उन इकाइयों को हम मोनोमर्स यानी एकलक कहते हैं। तो एकलक की परिभाषा क्या हो जाती है? एक पॉलीमर का निर्माण करने वाले रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यानी एक बहुलक का निर्माण है वो जिन रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी जिन पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों से होता है, उन इकाइयों को हम मोनोमर्स यानी एकलक कहते हैं। जैसे देखो, मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, पॉलीथीन। अब देखो जो पॉलीथीन है इसको हम पॉलीमर कहते हैं, यानी ये एक पॉलीमर है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का जो निर्माण है वो अनेक एथीन इकाइयों के आपस में मिलने से होता है। यानी जब अनेक एथीन इकाइयां आपस में जुड़ जाती है तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो यहां जो एथीन इकाइयां हैं ये क्या है? मोनोमर्स है। क्या है? मोनोमर है। यानी जब बहुत सारी एथीन इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। तो एक पॉलीमर का निर्माण जिन इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है, उन इकाइयों को हम मोनोमर्स यानी एकलक कहते हैं। तो ये 3 पद हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और मोनोमर्स। नेक्स्ट पद लेते हैं हम, नंबर 4, पॉलीमराइजेशन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण। तो देखो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर्स जब आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन की परिभाषा हो जाती है मोनोमर्स से
पॉलीमर बनने की प्रक्रिया। यानी जब मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण कहते हैं। जैसे देखो, जब बहुत सारी एथीन इकाइयां, मान लीजिए n एथीन इकाइयां, n का मान 1000, 1500, 2000 कुछ भी हो सकता है, तो जब n एथीन इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है पॉलीथीन। क्या बनता है? पॉलीथीन, जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं पॉलीथीन। तो यह है पॉलीथीन, पॉलीथीन, और यह है एथीन। ठीक, तो यहां एथीन तो क्या है? मोनोमर है, मोनोमर, और पॉलीथीन है ये पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। तो जब बहुत सारी एथीन इकाइयां आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करती हैं तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी बहुलीकरण। तो एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम बहुलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पद लेते हैं हम 5 नंबर, ओलिगोमर्स। ओलिगोमर्स। अब देखो ओलिगोमर्स क्या होते हैं? ओलिगोमर्स ऐसे अणु होते हैं जिनमें मोनोमर्स की संख्या कम होती है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मोनोमर्स की संख्या कम होती है, उन अणुओं को हम ओलिगोमर्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बिंदु लेते हैं 6 नंबर। अब देखो, जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर का जो मुख्य भाग होता है जिसको बैकबोन कहते हैं, उस बैकबोन में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर जो बहुलक हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और एक होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो बहुलक में उपस्थित यानी पॉलीमर में उपस्थित बैकबोन, यानी पॉलीमर में उपस्थित जो मुख्य भाग है या पॉलीमर में उपस्थित बैकबोन, पॉलीमर में उपस्थित बैकबोन जिसको हम कहते हैं पॉलीमर का मुख्य भाग। तो पॉलीमर में उपस्थित बैकबोन में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर बहुलक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो बहुलक का मुख्य भाग है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, तो बहुलक के बैकबोन में कौन से परमाणु उपस्थित है, यानी किन तत्वों के परमाणुओं से बहुलक का मुख्य भाग बना हुआ है, उसके आधार पर है। ये जो बहुलक है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर
ऑर्गेनिक पॉलीमर्स यानी कार्बनिक बहुलक, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स यानी अकार्बनिक बहुलक। तो बैकबोन में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, यानी बहुलक का जो बैकबोन है, जो मुख्य भाग है, उसके अंदर कौन से परमाणु उपस्थित हैं, उसके आधार पर जो बहुलक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और एक होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब देखो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या अंतर होते हैं ये हम देखते हैं। ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पॉलीमर में अंतर। तो हम दोनों में अंतर देखना चाहें ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पॉलीमर में, तो देखो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और इस साइड हम लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखो इनमें जो मेन अंतर होता है वो होता है कि इनका जो मुख्य भाग है, इनका जो बैकबोन है, उसमें कौन से परमाणु उपस्थित हैं। तो देखो इन बहुलकों का जो बैकबोन है, यानी जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग के अंदर कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, इन पॉलीमर्स के मुख्य भाग के अंदर यानी बैकबोन के अंदर मुख्यतः कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कार्बन के अलावा इन बहुलकों के बैकबोन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन आदि परमाणु भी उपस्थित होते हैं। यानी इन बहुलकों की जो बैकबोन है, उस बैकबोन में कार्बन परमाणु प्रमुख होता है। कार्बन के अलावा इन बहुलकों की बैकबोन में, इन बहुलक मुख्य भाग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन आदि तत्वों के परमाणु भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो इन बहुलकों की जो बैकबोन होती है, इन बहुलकों का जो मुख्य भाग होता है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, तो इनके मुख्य भाग के अंदर, इनकी बैकबोन के अंदर कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है। यानी इनके बैकबोन के अंदर कार्बन परमाणु नहीं होता है, बल्कि इन बहुलकों की जो बैकबोन है, जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग के अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। यानी इन तत्वों की जो इन बहुलकों की जो बैकबोन होती है, उस बैकबोन के अंदर, उस मुख्य भाग के अंदर कार्बन परमाणु अनुपस्थित होता है, बल्कि इन बहुलकों के मुख्य भाग में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। लेकिन यहां क्या होता है कि जो टर्मिनल ग्रुप होता है, इन बहुलकों के अंदर जो टर्मिनल ग्रुप होता है, वह टर्मिनल ग्रुप ऑर्गेनिक होता है। यानी जनरली टर्मिनल ग्रुप है वो कार्बनिक होता है, और उस टर्मिनल ग्रुप के अंदर कार्बन परमाणु पाया जाता है। तो ये सबसे मेन अंतर ये होता है कि इन बहुलकों का जो बैकबोन है, जो मुख्य भाग है, उनमें कार्बन परमाणु
मुख्यतः पाया जाता है। कार्बन के अलावा इन बहुलकों की बैकबोन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन आदि तत्वों के परमाणु भी पाए जाते हैं। और ये जो बहुलक होते हैं, इन बहुलकों की जो बैकबोन है, जो मुख्य भाग है, उसके अंदर कार्बन परमाणु नहीं होता है, बल्कि इन बहुलकों की बैकबोन के अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। और इन बहुलकों का जो टर्मिनल ग्रुप है, जो बैकबोन के चारों ओर पाया जाता है, उस टर्मिनल ग्रुप के अंदर कार्बन परमाणु पाया जाता है। क्योंकि जो टर्मिनल ग्रुप होता है वो जनरली ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर जो बैकबोन के चारों ओर जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, वो टर्मिनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक होते हैं, यानी उस टर्मिनल ग्रुप्स के अंदर कार्बन परमाणु पाया जाता है। दूसरा अंतर देखें तो इन बहुलकों की जो संरचना होती है, इन बहुलकों की जो संरचना होती है वो सामान्यतः सिंपल होती है। क्या होती है? सिंपल, यानी सरल होती है। इन बहुलकों की संरचना सामान्यतः सिंपल होती है, सरल होती है, जबकि इन बहुलकों की जो संरचना होती है वह सामान्यतः हाईली ब्रांच्ड एवं कॉम्प्लेक्स होती है। यानी इन बहुलकों की जो संरचना होती है वो अत्यधिक शाखित एवं जटिल होती है, यानी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना होती है और वो अत्यधिक शाखित होती है, जबकि इन बहुलकों की जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होती है। तीसरा डिफरेंस देखें तो ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है ये जनरली ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, यानी ये बहुलक हैं वो सामान्यतः है ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, जबकि ये जो बहुलक होते हैं ये बहुलक सामान्यतः है अज्वलनशील होते हैं, अज्वलनशील होते हैं, यानी ज्वलनशील प्रकृति के नहीं होते हैं। नेक्स्ट अंतर देखें हम 4 नंबर। तो यदि हम इन बहुलकों का प्रकृति पर यानी पर्यावरण पर प्रभाव देखें तो ये बहुलक जनरली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, यानी ये बहुलक होते हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। या अब देखो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्यों होते हैं? क्योंकि इन बहुलकों का आसानी से जैव निम्नीकरण हो जाता है, अर्थात ये बहुलक आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इन बहुलकों को हम काम में लेने के बाद जब पर्यावरण में छोड़ देते हैं तो ये बहुलक सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित होकर के नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुलक जनरली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव निम्नीकरण, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। जबकि ये जो बहुलक होते हैं ये बहुलक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो अब देखो ये बहुलक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बहुलक सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, अर्थात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन
बायोडिग्रेडेबल। इसको हिंदी में कहते हैं अजैव निम्नीकरण। यानी ये बहुलक है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। अर्थात इन बहुलकों को हम काम में लेने के बाद जब पर्यावरण में छोड़ देते हैं तो ये बहुलक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि पर्यावरण में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा ये आसानी से अपघटित नहीं हो पाते हैं, तो ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब हम इनके देखो उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स तो देखो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीप्रोपिलीन है, नायलॉन 6 है, टेरिलीन है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इनके। और इनके अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हम कुछ बात करें एग्जाम्पल्स की तो देखो सिलिकॉन्स हैं, पॉलीफॉस्फाजीन्स हैं, सिलिकॉन रबर है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी सिलिकॉन और फॉस्फाजीन के बारे में है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिलिकॉन और फॉस्फाजीन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उन वीडियोज को अच्छी तरह से देखें और बराबर अपने नोट्स भी बनाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, या तो सिलिकॉन्स पर आए या फॉस्फाजीन्स पर आए, इन दोनों में से किसी एक पर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा लगभग आता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए आप, कार्बनिक एवं अकार्बनिक बहुलकों में उदाहरण सहित कोई 5 अंतर लिखो। धन्यवाद, थैंक यू।